वेलकम एवरीवन, मेरा नाम योगेश्वर है और आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारी अर्थ एवोल्यूशन कैसे हुआ। और ख़ास तौर पे जहाँ पे हमें जो लैंड सरफेस आज देखने को मिलती है, क्या हमेशा से वो वहीं पे थी या उसके अंदर कुछ इवोल्यूशन हुआ है, चेंज हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो ईयन होता है। एक ईयन में कई सारे एराज होते हैं। एरा के बाद आता है पीरियड, पीरियड के बाद आता है हमारा इपोक और इपोक के बाद आती है हमारी एज। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी ये जो है ईयन, एरा, पीरियड, इपोक्स होते हैं। इसको हम किसी और वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है अर्थ के जो सरफेस है उसकी एवोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले सवाल आया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं आज के टाइम पे, क्या वो हमेशा से वहीं पे थे। तो इसके जवाब देने के लिए हमारे पास सबसे पहले आंसर मिला हमें किससे, वो मिला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। जो एल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी और इसके अंदर कहा कि कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसे नहीं थे। जैसे पहले बताया गया कि एक टाइम पे ये जो सारा का सारा लैंड है, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है, इस लैंड मास को उन्होंने बोला था कि लैंड मास है पेंजिया। और इसी के साथ साथ जो बचा हुआ सी है, ठीक, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर ब्रेकिंग शुरू हुई, ये टूटना शुरू हुआ और टूटने के साथ साथ जो ऊपर वाला लैंड था, ऊपर वाला हिस्सा था वो लोरेशिया बन गया और जो नीचे वाला हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड बना। इसी से फिर सवाल आता है कि इंडिया किसका पार्ट था। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर इसके बाद एक टाइम आया, उसके अंदर फिर हमारा गोंडवाना लैंड भी टूट गया। देखिए यहाँ पे अफ्रीका अलग निकल गया, साउथ अमेरिका अलग, अरेबिया अलग और इंडिया अलग। फिर इंडिया ने अपनी मूवमेंट शुरू करी और इंडिया जो है हमारा अब इस प्लेट से अलग होके मूव करेगा किस तरफ, वो मूव करेगा यूरेशियन प्लेट की तरफ। और इसी चीज़ की वजह से ये यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो यहाँ पे हमारे क्या बने, हिमालयाज बने। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब कोई चीज़ टकराती है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब इसके अंदर हमारे पास तीन थ्योरीज आती हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो है एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। इन्होंने ही कहा था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह पे, जहाँ हमें आज दिखाई देते हैं, हमेशा से वहाँ पे नहीं थे, उनके अंदर ड्रिफ्टिंग हुई है, टूट के वो अलग अलग होना शुरू हुए थे। तो उनकी जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो थी जिग सॉ फिट, यानी कि जब कॉन्टिनेंट्स को आपस में भिड़ाते हैं तो वो एक जैसे पजल आपस में फिट हो जाती है, उसी तरीके से कॉन्टिनेंट्स आपस में फिट हो जाते हैं। तो उससे उन्हें पता चला कि अच्छा हो सकता है ये एक टाइम पे एक ही लैंड मास का हिस्सा रहे होंगे। फिर दूसरी जो थी सिमिलैरिटी एज ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो हमारी यूएसए के अंदर या फिर हम कहें नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में रॉक्स पाई जाती हैं, वही हमारे यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके अंदर पाई गई। जो रॉक्स हमारी साउथ अमेरिका की, यानी कि यहाँ पे आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील के कोस्ट पे मिलती हैं, वही आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, घाना के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों को देख के उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है कि कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे एक ही लैंड मास का हिस्सा थे। फिर अगला आया फॉसिल एविडेंस। उसमें उन्होंने बताया कि अच्छा चलो हो सकता है कि जो रॉक्स हैं वो अलग तरह पे एक टाइम पे एक जैसी बहुत सारी जगह बन गई हों, कॉन्टिनेंट्स शायद आपस में एक साथ ना हो, उनके अंदर जो रॉक का फॉर्मेशन है शायद हो सकता है कि वो उसमें सेम हुआ हो, लेकिन ये जो फॉसिल एविडेंस हैं ये कैसे सेम हुए। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे ये तो बड़े बड़े हो गए हमारे डायनासोर्स वगैरह, लाइथासोर्स, ये सब, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है ग्लॉसोप्टेरिस नाम का एक पत्ता। तो उन्होंने कहा कि ये हमें एंटार्क्टिका के अंदर भी देखने को मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो एक पत्ते के फॉसिल इतनी दूर कैसे जाएंगे। और ये जो थे हमारे कुछ छोटे छोटे जानवर, इनके एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट पे देखने को मिले होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो है ही छोटा सा जानवर, ये इतनी दूर यानी कि पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके कैसे जाएगा। तो इस चीज़ से इनकी जो थ्योरी थी वो थोड़ी और कंफर्म हुई। और लास्ट में जो एविडेंस मिला हमें वो मिला ग्लेशियल डिपॉजिट्स का, यानी कि ये जो ग्लेशियल इनके अंदर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है इसके अंदर जब उन्होंने खोद के देखा
तो हमारे जो एंटार्क्टिका के सराउंडिंग एरियाज थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके अंदर हमें यही सेम एविडेंस देखने को मिले। तो इस चीज़ की वजह से कंफर्म हुआ कि हाँ, ये बात ठीक लग रही है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो शायद एक टाइम पे एक ही लैंड मास यानी कि जो पेंजिया है उसका हिस्सा थे। तो फिर वैगनर से पूछा कि भाई इसका आंसर बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, सुपर कॉन्टिनेंट हमारा पेंजिया था, सुपर ओशन हमारा पैंथलाजा था, कॉन्टिनेंट सियाल रॉक्स की थी और ओशन रॉक्स सीमा रॉक्स की थी। तो जो सियाल रॉक्स हैं वो क्या कर रही थी, सीमा के ऊपर फ्लोट कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये बताओ मेरे को कि ये टूटी कैसे हैं। तो वो ये ठीक से नहीं बता पाया। उसने कहा कि जो सन और मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसने क्या किया है, ब्रेकअप हो गया उसके अंदर, वो टूट गई है। तो फिर उसके सामने ये पूछा गया कि भाई इतनी ही तेज़, यदि इतना ही ज़्यादा असर ग्रेविटेशनल फोर्स का है तो एक टाइम पे तो वो जो धरती की रोटेशन है उसे भी रोक देगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं भाई, ये जो आपका रीज़न है वो गलत है। तो ये इसकी जो थ्योरी थी उसने ये बात तो सही साबित करी कि कॉन्टिनेंट्स हमारे एक टाइम पे एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, लेकिन वो इसकी ड्राइविंग फोर्स नहीं दे पाया। तो अब इसी चीज़ की वजह से फिर हमारी ये आई। अभी इसको भी हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आई आर्थर होम्स की। उन्होंने दी सेल कन्वेक्शन थ्योरी। इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो मूवमेंट है क्यों हो रहा है। तो उसने बताया कि ये देखो, यहाँ पे जो हमारा मेंटल है, मेंटल के अंदर जब मूवमेंट होती है तो वो एक सेल की तरह आपस में मूव करते हैं, और सेल की तरह मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, ये हिस्सा इस तरफ जाएगा, ये हिस्सा इस तरफ जाएगा। इस चीज़ पे ये जो प्लेट होगी इसके अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो सेल कन्वेक्शन थ्योरी से हमें ये पता चला कि अच्छा, कॉन्टिनेंट इसीलिए टूट के अलग हुए। फिर अगली थ्योरी आई हमारे पास, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। पहले हमारा मानना था कि जो ओशन फ्लोर है वो एकदम स्मूथ होगा, लेकिन जब हिटलर ने सबमरीन वगैरह उतारी तो हमें पता चला कि ओशन के नीचे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जितनी लैंड के ऊपर भी नहीं है। फिर इसके बाद ओशन की या सी फ्लोर की मैपिंग करना हमने शुरू किया। तो इससे हमें पता चला कि ये जो बीच में हमारा एरिया है ये है हमारी मिड ओशनिक रिज। तो कहा कि इसके आसपास जितनी रॉक्स हैं वो सब न्यू एज रॉक्स होती हैं, और यहाँ से एंड तक जब तक हम पहुँचते हैं तो इन सब की एज जो है वो करीब करीब 150-200 मिलियन साल ही पुरानी देखी जाती है। उससे ज़्यादा पुरानी रॉक हमें मिल नहीं रही हैं। तो फिर कहा कि बाकी रॉक कहाँ जा रही हैं। तो हमें पता चला कि बाकी सारी रॉक सबडक्ट हो जा रही हैं, यानी कि जो सी फ्लोर है, ओशन का फ्लोर है, उसमें सबडक्शन हो रहा है। जहाँ सबडक्शन होता है वहीं पे हमारी क्या बनती है, वहीं पे हमारी ट्रेंचेस बनती हैं। ठीक, तो ये हैरी हेस और डायट्स ने इसका आंसर दिया था कि ओशन का फ्लोर फैलने लग रहा है, और इसी के साथ साथ मिड ओशनिक रिजेस क्यों पाई जाती हैं। जैसे आप अटलांटिक ओशन के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है। ठीक, तो वो किस लिए है, वो इसी चीज़ की वजह से है, क्योंकि जो ओशन का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। ये देखिए, ये जो आपको रिज दिखाई दे रही है ये सारी की सारी क्या हैं, ये सब मिड ओशनिक रिजेस हैं। तो इसी में उसने बताया कि ये देखो, ये प्लेट इस तरफ चली जाएगी, ये प्लेट इस तरफ चली जाएगी, बीच में से जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा और यहाँ पर रॉक्स बन जाएंगी। यहाँ पे एकदम नई रॉक्स होंगी और यहाँ पे क्या होंगी, सबसे पुरानी होंगी। लेकिन ये जो रॉक्स थी इनकी एज हमें उतनी पुरानी देखने को नहीं मिली जितनी अर्थ की एज है। तो फिर उन्हें पता चला कि बाकी जो रॉक्स हैं उनका क्या हो गया, सबडक्शन हो गया, वो नीचे चली गई, नीचे धस रही हैं। ठीक, तो इसीलिए उसने कहा जहाँ राइजिंग लिम्ब होता है वहीं पे जो ओशनिक क्रस्ट है वो वहाँ से टूट जाती है। बेसाल्टिक इसके अंदर इरप्शन होता है, एंडेसाइटिक कॉन्टिनेंट्स में होता है, और जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ लावा हो रहा है वहीं पे क्या बन रही है, रिज बन रही है। ठीक, तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पे हमारी ट्रेंचेस बन रही हैं। जैसे सबसे फेमस जो ट्रेंच है दैट इज़ मरियाना ट्रेंच। वेयर इज़ मरियाना ट्रेंच, इट इज़ इन नियर फिलीपींस, या फिर आप कह सकते हो इन पैसिफिक ओशन, ईस्ट ऑफ फिलीपींस के अंदर है, या फिर आप कह सकते हो स्लाइट नॉर्थ ईस्ट टू फिलीपींस हमें देखने को मिलती है मरियाना ट्रेंच। आज तक की सबसे गहरी ट्रेंच इसे माना जाता है, डीपेस्ट पॉइंट इसे हम बोलते हैं। ठीक, तो इसी चीज़ की वजह से हमें पता चला। उसमें उन्होंने कहा कि बस सिर्फ 300 साल पुरानी है। तो उन्होंने कहा क्यों है, क्योंकि बाकी जो एज है, बाकी जो रॉक्स हैं वो सब सबडक्ट हो गई, सबडक्ट होने के बाद मेल्ट होके ख़त्म हो गई। तो ये हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई। अब इसी के बाद लास्ट में जो हमारी थ्योरी आई जिसने इन सब को, या फिर आप कह सकते हो सबसे वैलिड हमारी थ्योरी आई, उसका नाम हमने क्या रखा, उस थ्योरी का नाम हमने थ्योरी, जिसको अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। उसी थ्योरी ने हमें बताया कि अच्छा, ये जो असल में प्लेट्स का मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है,
जो सारा का सारा ओशन है वो किसी प्लेट से बना हुआ है। इसी के साथ साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसको एंड करते हैं।